किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा रोल उसके लीडर के नीति निर्धारण की क्षमता में होता है। बीते सालों में मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे राष्ट्र की दिशा भी बदली है, दशा भी बदली है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना, जिसको फौरी तौर पे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समय बीतता है, वक्त के साथ पता चलता है कि ये फैसले कितने अहम है राष्ट्र निर्माण में। आज चलते चलते हम एक ऐसे शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो बीते कई दशक से यूपी में नीति निर्धारण का काम कर रहे हैं। योगी सरकार में वित्त मंत्री हैं, नाम है सुरेश कुमार खन्ना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीते 12 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया है, ऐसा क्या हुआ है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है? देखिए, मोदी जी की सरकार में के समय, जिस समय सरकार आई थी, उस समय देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। आतंकवाद की चुनौती है, काले धन की चुनौती थी, आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान था, गरीबी और बेरोजगारी तो प्रारंभ से ही थी। लेकिन मोदी जी ने हर चुनौती को एक प्रकार से अवसर के रूप में बदला। हर चुनौती को यह स्वीकार किया कि इसको हमें ठीक करना है। इस चुनौती को, देश की आर्थिक स्थिति भी जर्जर थी। हम दुनिया के देशों में कहाँ पे खड़े थे, ये जग जाहिर है। लेकिन बड़े पैमाने पर उन्होंने एक तरीके से पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया। और जब उत्साहजनक लीडरशिप होती है तो देश का हर व्यक्ति भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता। आज उत्साहजनक लीडरशिप हमारी देश की भी है और हमारे प्रदेश की भी है। और एक परसेप्शन बदला है, और परसेप्शन एक घटना से बदलता नहीं, लगातार चेन ऑफ इवेंट्स हों तभी परसेप्शन बदलता है। बिल्कुल। आप देखिए कि पहले तो उन्होंने ये तय किया कि मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। हर चीज मेरिट के ऊपर करने का निश्चय किया, और जिस प्रकार से जनता ने उनको विश्वास दिया था, उस विश्वास की कसौटी पर वो खड़े उतरे। उन्होंने बड़े पैमाने पर जो देश में काला धन था, खास तौर से नंबर 2 का चलन ज़्यादा था, तो उन्होंने खास तौर से डिमोनेटाइजेशन किया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को एक नंबर में चलने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल। देश में विभिन्न प्रकार के टैक्स थे, उन्होंने पूरे सभी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया, और जो परिस्थितियां थी उसमें जीएसटी लाए। आप तो शायर मिजाज के आदमी हैं, अगर इन 12 सालों को एक शायरी के रूप में बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? देखिए, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, और गम की हर शाम दबे पांव चली आती है। कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल हो गए हैं। 12 सालों में महिलाओं के लिए किस तरह जीवन बदला है, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी? देखिए, महिलाएं हमारी आधी आबादी है, और आधी आबादी को सशक्त बनाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी पहली है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा और स्वावलंबन, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया, क्योंकि हमने देखा है कि जो पढ़ाई जो प्रारंभ से चली आ रही है, जो पॉलिसी चली आ रही, बिल्कुल, उसमें लोगों को जॉब मिलना मुश्किल होता था। तो उन्होंने खास तौर से, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कोई हुनर होता है, कोई न कोई टेक्नोलॉजी उसके का ज्ञान होता है, या किसी प्रकार का कोई, अगर उसके पास हाथ का कोई कारीगर होता है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर स्किल है तो उसको बेरोजगार नहीं रहता। तो उन्होंने सुरक्षा के ऊपर भी, स्वावलंबन पे भी, बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी, खासतौर से बेटियों की शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया, और नई पॉलिसी भी लाए 2020 में,
देश के सामने जो चुनौती थी, जैसा मैंने शुरू में कहा आपसे, वो अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती थी, आतंकवाद थी। कितनी बड़ी चुनौती थी धारा 370 और 35A की, कि हमारा बहुत बड़ा बजट कश्मीर के ऊपर खर्च हुआ करता था। इसी से रिलेटेड मेरा यह सवाल था कि बीते 12 सालों में मोदी सरकार के वो कौन से ऐसे बड़े फैसले रहे जो वाकई में गेम चेंजर साबित हुए हैं? देखिए, पहले हम्म, उन्होंने खास तौर से, हमने जैसे शुरू में ही कहा कि मेरिट के ऊपर फैसला लेना, हर चीज में इस बात की कोशिश की गई कि हम गुण और दोष के आधार पर फैसला लें। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी और हर चुनौती, जितनी भी चुनौतियां सामने आई, आप एक एक चुनौती के ऊपर बात कर लीजिए, तो उसको उन्होंने टाला नहीं, घुमाया नहीं, बल्कि उसका समाधान ढूंढा। बिल्कुल। और वो समाधान हमारे सामने दिखाई पड़ता है। तभी उनके प्रति जो विश्वास बढ़ा है लोगों का, वो तभी बढ़ा। जैसे भी हम अगर एक एक नजर डालते हैं केंद्र सरकार के फैसलों पर, तो एक चेन बनी हुई है पूरी, और जो भी चुनौती थी उसको उन्होंने एक एक करके उसको जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उसका परिणाम देने की कोशिश की। कश्मीर की कितनी बड़ी चुनौती थी, हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ पर थी, तो हर चीज को अपने तरीके से उन्होंने सुधारने की कोशिश की। ये जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, उसको पूरी तरीके से बदल के नीति आयोग लाए, जीएसटी बनाया, काले धन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार किया, डिमोनेटाइजेशन किया। तो ये अपने आप में यूथ के लिए खास तौर से उन्होंने इस स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्सेज चलाए, उससे हमारे लाखों नौजवानों को जॉब का अवसर मिल गया। आपने कश्मीर का जिक्र किया अभी। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है। आपको लगता है कि अब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं पहले से? देखिए, लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारी लीडरशिप ने, पाकिस्तान ने जब जब ये सोचा कि हम इस देश में किसी न किसी रूप में इन्फिल्ट्रेशन करवाएंगे, किसी न किसी रूप में आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, तो उनको उसी भाषा में जवाब दिया। जब उरी का हमारे ऊपर अटैक हुआ था, उसको किस भाषा में जवाब दिया गया? ये बात योगी बन सरकार की, मोदी बन सरकार की। तो ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, और उन्होंने उसका उसी भाषा में जवाब भी दिया। दूसरी बात, जब पुलवामा हुआ तो भी उसका उसी भाषा में जवाब दिया गया। तो जब जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया गया, ताकि वो ये दुस्साहस न कर पाए। हम बार बार ये कहते आए हैं कि गौतम और गांधी का देश है ये, इसलिए हम लड़ाई नहीं चाहते किसी से, लेकिन अगर कोई हमारे तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका हम जवाब जरूर देंगे उसी के भाषा। आप देश के सबसे बड़े राज्य के वित्त मंत्री हैं, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी हैं। मोदी सरकार के वो 2-3 बड़े फैसले कौन से हैं जिन्होंने आर्थिक तौर पे देश को बहुत मजबूत कर दिया? देखिए, आर्थिक रूप से मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि काले धन को उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो नीति चलाई, बैंकों में जो खास तौर से जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खुलवाया। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक से कोई वास्ता नहीं था। लोग प्राइवेट लोगों के पास पैसा जमा करते थे, वो पैसा आधा अधूरा मर जाता था, उनको बेचारों को ब्याज भी नहीं मिलता था। ब्याज छोड़ दीजिए, उनकी असल वापस नहीं आती थी, इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी। तो सबसे पहले उन्होंने जीरो बैलेंस के ऊपर खाता खुलवाया, और आज लगभग 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों का खाता उसी नीति के तहत खोला गया, और आज बड़े पैमाने पर उसमें धन जमा है। तो ये अपने आप में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले कदम थे, कि जिसके आधार के ऊपर हमारी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हुई, हमारी विकास की दर भी बढ़ी है। तो वो काले धन के ऊपर प्रहार, जीएसटी को लागू करना, बिल्कुल, और बैंकों में अकाउंट लोगों को खुलवाना, ये अपने आप में वो फैसले थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की। बिल्कुल। दुनिया इस समय एक संकट काल से गुजर रही है। बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं,
इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रहा है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यूपी में भी बढ़े हैं। इसको लेकर काफी तरीके की सियासत हो रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी मोदी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है हम्म, कि हम हर चीज को हम्म, बातचीत के जरिए से, कूटनीति के जरिए से इसे सुलझाना चाहते हैं। जो जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ये स्थितियां पैदा हुई, हम्म, वो बहुत ही तकलीफदेह है। अमेरिका की दादागिरी, प्रारंभ से ही अमेरिका का अपना इंटरेस्ट जहां बनता है उसको ही वो आगे बढ़ाते हैं। हम्म, और अमेरिका ने केवल और केवल अपनी पावर के बल पर पूरी दुनिया के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। हम्म, इस लड़ाई के पीछे क्या है कि तुम तो सब कुछ हथियार इकट्ठा करोगे, सारी चीजों के पास तुम्हारे पास वो है। जापान के ऊपर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए थे, आज से लगभग 75 साल पहले। ये, और अगर दूसरा कोई भले ही अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, भले ही अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई इस प्रकार का कदम उठाता है तो उसका उस पर हस्तक्षेप है। उसके साथ ही साथ पूरी तरीके से दादागिरी, तो अमेरिका की दादागिरी की वजह से ये लड़ाई होती है। और उसका नतीजा क्या हुआ? दुनिया को आर्थिक तंगी में झोंक दिया, दुनिया को हिला कर रख दिया। और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो हिंदुस्तान में पेट्रोल सियासत डीजल हो की रही है, स्थिति जो है, जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में इसमें बहुत कम बढ़ोतरी हुई। जो संकट पैदा हुआ, जो संकट अमेरिका के द्वारा पैदा किया गया, उसमें हम देश के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से बोझ नहीं डालना चाहते लोगों की जेब पर। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतनी बड़ी क्राइसिस है कि जो क्रूड $70 प्रति बैरल का था, वो बढ़कर 125 रुपए प्रति बैरल चला गया, $125 प्रति बैरल का पहुंच गया। तो हमारे सामने जितने भी विकल्प थे हमने सब इस्तेमाल किए। हमने जो हमारी रिफाइनरीज थी, जो एक्साइज ड्यूटी थी, पहले उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर 10-10 रुपए की छूट दी गई, और उसके बाद ये जिस अनुपात में इन्होंने वृद्धि की थी, उस अनुपात में हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डाला। हमने उसके कम से कम जो लोगों को बोझ पड़ सकता था वो ही डाला। और उत्तर प्रदेश उसका अपने आप में एक बात और उदाहरण है कि हमारे योगी जी की सरकार ने भी ये कोशिश की कि हम दूसरे प्रदेशों से अपना टैक्स कम रखेंगे, वैट कम रखेंगे। और आज इसीलिए योगी जी को भी लोग बहुत बड़ा पसंद करते हैं कि उन्होंने कम से कम डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स रखा है। अगर आप देख लेंगे, फिगर देखेंगे मेरे पास है कि 20-25 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में सबसे कम डीजल और पेट्रोल के दाम। युवा हमेशा से मोदी सरकार के एजेंडे का हिस्सा रहे। अब एक तरीके की लहर आई है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की इतनी योजनाएं शायद आजाद भारत में पहली बार स्ट्रेटेजिक वे में लागू की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरफ शिक्षा नीति बदली, नई शिक्षा नीति, कि लोगों को इस प्रकार से शिक्षित किया जाए कि वो हर समस्या का समाधान स्वयं करें, हर चीज का सोच के जवाब दें, वो माइंड अप्लाई करें। रटने की आवश्यकता नहीं है। रट के एग्जाम पास करना वो एक तरीके से शिक्षा नहीं कही जा सकती। उन्होंने खास तौर से शिक्षा नीति ऐसी लाए हैं ताकि हर तरीके से व्यक्ति का इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, उसके मस्तिष्क का विकास हो, और वो हर समस्या का इलाज स्वयं कर सके। कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है। वैश्विक स्तर पर चीन का बैकआउट हुआ सप्लाई चेन में, और भारत पे बहुत सारे देशों ने भरोसा किया। आपको लगता है कि सप्लाई चेन में अब इंडिया चाइना को टेक ओवर कर लेगा? देखिए, न तो इंडिया में पोटेंशियल कम है, न हमारी IQ कम है, न हम किसी से मेहनत कम करते हैं। तो एक तरफ अप्रोच भी है, मेहनत भी है, और IQ भी हमारी बेटर है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम खास तौर से उतने एडवांस नहीं हो पाए जितना कि हमको होना चाहिए था। और ये पूर्व की सरकारों ने
अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमको इतना ज़्यादा फोकस किया गया होता तो शायद आज हम इस स्थिति में अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में नहीं खड़े होते। हम भी जापान की तरह डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते, चूंकि टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ नहीं। अब मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी है, आज जिस स्थिति में सोलर एनर्जी को हम प्रयोग कर रहे हैं या सोलर एनर्जी बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, इजराइल में 1957 में ये स्थिति थी। तो अगर हम इसको बाकायदा इस तरीके से सोचते तो शायद आज हम हर तरफ से, चाहे हम चंद्रयान 3 भेजने के में सफल हुए, हर तरह से हमारा जो स्पेस जो आइटम्स हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसको भी हमने भरपूर उसका इस्तेमाल करने के बाद अपना झंडा वहाँ भी गाड़ा मोदी जी की सरकार ने। बिल्कुल। और वो एक पूरे विश्व में एक अपने आप में इस स्थिति में पहुंचा दिया भारत को कि भारत का सम्मान हर जगह हर क्षेत्र में आज हो रहा है। बिल्कुल। मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में यूपी के लिए भी कई सौगातें दी हैं। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से यूपी की इकोनॉमी और इकोसिस्टम में क्या बदलाव होंगे? देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है रोजगार की, और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिले, इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से भी सचेत भी हैं और प्रयत्नशील भी हैं। उन्होंने 9 लाख से ज़्यादा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमने 34 सेक्टर में पॉलिसीज़ बनाई और केंद्र ने सहयोग सबसे ज़्यादा ये किया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया। मिसाल के तौर पर लोगों को मकान दिया। बिल्कुल। मकान में रोजगार सृजन होता है। शौचालय दिया, उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है। जितने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। क्योंकि बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट ज़्यादा होता है, इसलिए रोजगार सृजन में उसमें हमें आसानी होती है। और वो उत्तर प्रदेश में, जैसे उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश में जो मकान दिए, उसमें 60% पैसा मोदी सरकार का, 40% पैसा योगी सरकार शहरी क्षेत्र में। आज मैं समझता हूँ कि 17 लाख से ज़्यादा लोगों को जो मकान मिले, कितने लोगों को रोजगार मिला। इसी तरह से हर क्षेत्र में जो भी योजनाएं उन्होंने लागू की, उसमें कहीं न कहीं पर लोगों को रोजगार मिलता रहा। अब उन्होंने हर घर बिजली की योजना चलाई। आज सोलर पावर को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए 3 यूनिट के ऊपर 1,08,000 रुपये सब्सिडी दे रहे। तो ये हर चीज में एक सहयोग ऐसा दिया कि जैसे हमारी पावर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। आज हमारी पीक आवर्स में 32-33 हजार मेगावाट की पावर की मांग बढ़ गई और उतनी हमारी जनरेशन नहीं होती, तो हमको बिजली खरीदनी भी पड़ती है। लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हम सोलर पावर का इस्तेमाल करके उस कमी को किसी तरीके से मीट आउट करें। और जितना ज़्यादा मनी का सर्कुलेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में होता है, उतना ज़्यादा हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन होती है, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। मोदी सरकार ने बीते 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। यूपी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जी। क्या बदलाव आप देख रहे हैं यूपी में? जितने एयरपोर्ट्स बने हैं, आज 16 एयरपोर्ट्स हमारे फंक्शनल, 11 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5 इंटरनेशनल, जेवर अभी हाल में हुआ। इसके पहले लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और कुशीनगर, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं और जाती हैं। और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जिनका इसके पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उत्तर प्रदेश पे चालू करने का, उनको भी फंक्शनल किया। तो खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे हाईवेज हैं, बुलेट ट्रेन बन रही, मेट्रो के ऊपर ध्यान दिया गया, और खास तौर से जो वंदे भारत है वो करीब 165-166 वंदे भारत पूरे देश में चल रही। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि हर चीज पर स्टेशनों को कायाकल्प किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं इतने। डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम में भी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, खास तौर से जो बड़े पैमाने पर आज नोएडा क्यों चर्चित है,
बड़े पैमाने पर चिप बन रहा है। हम बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाते हैं, हम्म, मोबाइल बनाते हैं, उसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी भी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितनी सशक्त हुई है उसके वजह। आज हम 25-26 में हमने 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया। मेरे और आँख उत्तर प्रदेश में चूंकि डायनेमिक लीडरशिप है बहुत ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी रुचि लेते हैं, हर क्षेत्र की मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश आज प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आखिर के मेरे 2 सवाल हैं, जल्दी जल्दी उसको ले लेते हैं। धार्मिक टूरिज्म पे मोदी सरकार का बहुत फोकस रहा है, यूपी धार्मिक टूरिज्म का हब बनता जा रहा है। आपको लगता है कि विश्व में नंबर 1 बन सकता है यूपी धार्मिक टूरिज्म में? देखिए, आज भी अगर पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी क्षेत्र में आते हैं, चाहे वाराणसी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कुशीनगर हो, या बनारस हो, बिल्कुल। सारनाथ हो, या नैमिषारण्य हो। ये जो बना हुआ है, इसमें हमारा देशी और विदेशी टूरिस्ट बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, और पिछले सालों में तो करोड़ों की संख्या में टूरिस्टों में इजाफा हुआ। सुरक्षा, समृद्धि, विरासत और विकास, मोदी सरकार में भारत इन 4 आयामों में कहाँ खड़ा है, और यूपी भी? देखिए, लोक दृष्टि से बड़ा कोई मानदंड नहीं होता, पब्लिक परसेप्शन से बड़ा कोई मानदंड नहीं होता। आज अगर आप सबकी जितनी भी लीडरशिप रही, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लोग लेते हैं गुड गवर्नेंस में, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन्होंने पूरे देश में स्कूल खुलवा दिए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1000 से ज़्यादा की आबादी वालों को सड़कें दे दी थी। यानी जो बुनियादी ज़रूरतें थी अटल बिहारी जी ने दी, और या फिर उसके बाद हमारे मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। आज हमारी देश की आर्थिक स्थिति क्या है? अभी इधर तो डॉलर के चूंकि रेट प्रभावित हुआ है इंटरनेशनल कारणों की वजह से, हमारी कारणों की वजह से नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम जरूर वक्ती तौर पर नीचे आ गए, लेकिन हम पूरे दुनिया की चौथी, जब मोदी जी आए थे तो 11वीं अर्थव्यवस्था थी। एक दिन में नहीं हुआ, ये लगातार बिना रुके बिना थके जो उन्होंने परिश्रम किया, जो नीतियां बनाई, और जिस प्रकार से जनता को विश्वास में लेकर हर तरह से ये कोशिश की कि आम आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके, व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके। और उन्होंने 5 मंत्र भी दिए थे कि हमें 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि लक्ष्य हमारे सामने, उसके हिसाब से हमें काम भी करना है। उसके अलावा हमें अपनी विरासत पे गर्व करना है, जितनी भी गुलामी की चीज़ों हैं उससे मुक्ति दिलाना है, और एकता कायम रखनी। ये 5 मंत्र उन्होंने दिए थे, और मैं समझता हूँ कि ये 5 मंत्र आज हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत सार्थक हैं उनको आगे बढ़ाने। हर व्यक्ति आज देश के बारे में सोचने के लिए विवश है, मजबूर है, और हर व्यक्ति की चिंता यह है कि हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि नेतृत्व उत्साहजनक, उत्साहवर्धक नेतृत्व, केवल और केवल देश को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य है। इसी के अनुरूप उनकी कार्यशैली है, इसी के अनुरूप उनके सारी दिनचर्या है, और यही स्थिति हमारे योगी जी की भी, कि प्रदेश को आगे बढ़ाना। उसी के अनुरूप उनकी सारी कार्य निर्धारण का एजेंडा भी यही उसी के अनुरूप है कि हम प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। आज हमारे देश में खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों ने काम किया है, बहुत बड़े पैमाने पर, और 1/3 रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और असेंबली में दिया। असेंबली और पार्लियामेंट में चूँकि परसीमन के नाम पर विरोधियों ने विरोध कर डाला, लेकिन उनको इसमें सपोर्ट करना चाहिए था, विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए था। तो 2029 में ये लागू हो जाता। पार्लियामेंट में जो आज की तारीख में 74 MP हैं महिला, वो अगर महिलाओं का रिजर्वेशन हो जाता तो जनरल सीट के ऊपर तो महिला लड़ नहीं सकती, लेकिन रिजर्वेशन के आधार पर 272 MP हो जाते। जो कुछ भी पार्लियामेंट में लाए थे वो 16-17 तारीख को, उससे अगर उसको पास हो जाता तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा इस देश के लिए एक गेम चेंजर भी होता, और महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। सर, आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं। कुछ एक मैं सवाल करूंगा, आपको एक शब्द में जवाब देना होगा। आप चाहे अगर किसी पे जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उसको स्किप कर दीजिएगा।
ग्लोबल लीडर किसे मानते हैं? आज दुनिया का एक सही मायने में अगर कोई नेता है तो वो सिर है आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी सरकार के बीते 12 सालों का सबसे बड़ा फैसला, एक फैसला। गुड गवर्नेंस और मेरिट के ऊपर फैसले लिए, और योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला? चुनौतियों को अवसर में बदल के लोगों को राहत पहुंचाई, लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला देश में, और योगी जी ने 6 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गरीबी रेखा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ चलते चलते के इस एपिसोड में मेहमान थे यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD यूपी।